Hello guys, welcome to Merit Seekers. In this video we will discuss about the conditional probability. फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने वो सब बेसिक्स के बारे में बात कर ली थी जिसपे प्रोबेबिलिटी आपकी डिपेंड होगी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आपके पास दो केस चलेंगे। फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रैंडम वेरिएबल एंड देन बायस थ्योरम। एक एक टॉपिक के बारे में, हर उसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला जो इसकी थ्योरी है वो रीड आउट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कहना क्या चाहती है कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर गिवन द नॉलेज दैट एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलना चाहूं, एक इवेंट अगर पहले से चल रहा है ना, उसके होते हुए दूसरे इवेंट को चलना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे उसके नाम पे दिखा हुआ है कंडीशन। जैसे मान लो एक बैग है, बैग में से मैंने कोई रेड बॉल निकाल ली, बॉल वो मेरे पास ही है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके ब्लैक बॉल निकालने की, है ना। तो वो चीज क्या होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर कि एक इवेंट पहले से हो चुका है, उसके होते हुए यानी कि उसके होने के बाद दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। देखो कैसे, यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये चीज हो गई, ठीक है। और इसका सबसे पहले नोटेशन आपके पास क्या है, पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ बी बाय ए का मतलब क्या हुआ कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालो ए के चलते हुए। ऐसे ही निकालनी कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा, सब बताएंगे। देखो, अब दूसरा क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के चलते हुए। इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए बाय में बी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये मैंने फोर्थ केस यहां पे लिखा है, एंड इज इफ इवेंट ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, देन द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। जैसे देखो, सबसे पहली बात कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहां पे वो कहना चाह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉट डिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड इज डिफाइंड बाय द पी ऑफ ए एंड बी। यहां पे ए एंड बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वीडियो में कि पहली चीज भी हमें चाहिए, दूसरी चीज भी हमें चाहिए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ बी माइनस बी बाय में ए। यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या है, जैसे आप यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, पी ऑफ ए बाय में बी यानी ए ई बाय में एफ, यानी कि ई इवेंट के चलते हुए एफ, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है एफ के चलते हुए, वो क्या होगी, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि उन दोनों का कॉमन पार्ट, है ना, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको ऊपर रखोगे बाय में, एफ की प्रोबेबिलिटी नीचे रखोगे। ये चीज एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, पी ऑफ ए आपके पास दे रखा है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय में बी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी इवेंट के चलते हुए। तो क्या होएगी, ये फॉर्मूला लगा दोगे, 4 बाय में 3, 9 बाय में 3, आंसर कितना आ गया, 4 बाय में 9। इसको और अच्छे से, जिसको भी अभी भी डाउट है, और अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो, एक एक चीज मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। यहां पे आपको दे रखा है अ डाई थ्रोन्स 3 टाइम, 3 टाइम एक डाई जो है वो थ्रो किया गया है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइन एज फॉलो। ए एंड बी इवेंट जो है वो इस तरीके से है। ए इवेंट है 4 ऑन थर्ड थ्रो। मान लो ए इवेंट है, उसको मैंने दिखा दिया इस ए नाम से। वो कह रहा है कि ए जो इवेंट है वो है 4th ऑन थर्ड थ्रो। एक तो सबसे पहली बात, अगर 3 डाई थ्रो किए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल केस कितने होंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। ये तो पता होगा, एक डाई के अंदर 6 आउटपुट होते हैं, तो 3 डाई 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल नंबर ऑफ द वेज हमारे पास 216 है। बस इसका आपने ध्यान रखना है। एक है 4 ऑन द थर्ड थ्रो, है ना, 4th ऑन द थर्ड थ्रो। तो 4th ऑन द थर्ड थ्रो कैसे हो सकता है, देखो 1 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 2 के साथ 4 आ सकता है, चलते चलते होता जाएगा 1 6 के साथ 4 आ सकता है, ठीक है। और ए के अंदर और कौन कौन से केस हो सकते हैं, 2 1 के साथ 4 आ सकता है, 2 2 के साथ 4 आ सकता है, ऐसे हो सकता है 2 6 के साथ 4 आ जाए, ऐसा ही 3 के साथ होगा, ऐसा ही 4 के साथ, ऐसा ही 5 के साथ, ऐसा ही 6 के साथ, कि 6 1 के साथ 4 आ सकता है, 6 2 के साथ 4 आ सकता है, यहां पे 4 है, तो 6 2 के साथ 4 आ सकता है, और चलते चलते 6
6 के साथ 4 आ सकता है। हमारे पास ए इवेंट क्या हो गया, ये वो सब आउटकम्स आएंगे ए के अंदर जब 3 डाई को थ्रो किया जा रहा है, 4 जो होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा। ये चीजें हो सकती हैं। अब वो देखो आपको क्या बोल रहा है, बी इज एन इवेंट 6 ऑन फर्स्ट एंड 5th ऑन सेकेंड थ्रो। बी जो दिखा रहा है, ये मैं यहाँ पे पी की बजाय एन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल रही है, ये सिर्फ नंबर ऑफ द केसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको एन ऑफ ए दिखा देते हैं एक बार कि नंबर ऑफ द ए कितने आउटपुट आ सकते हैं हमारे पास इस तरीके से। अब बी देखो, बी के अंदर वो केस क्या बताना चाह रहा है, बी के अंदर बता रहा है कि 6 जो होगा वो पहली बार आएगा, यानी कि 6 और 5 दूसरी बार आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, 6 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 6 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 5 के साथ 3 भी आ सकता है, और 6 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 5 के साथ 5 भी आ सकता है। ऐसे ही नीचे लिख देता हूं एक मैं, 6 5 के साथ 6 भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास देखो, तो क्या होगा, 6 के साथ 5 आ गया ना, 6 5 के साथ 5 आ गया, 6 5 के साथ 6 भी आ सकता है। तो बी के यहाँ पे केस कितने हो गए, 6 हो गए। अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, है ना, ए को छोड़ो, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द केस कितने हैं, बी के 6 केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6 बाई में 216। ये हमारे पास बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो ए की जब बी पहले से हो चुका है, यानी कि हमें क्या निकाल के दिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय में बी, यानी कि बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के चलते हुए। तो ऊपर तो रखोगे इंटरसेक्शन, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाय में नीचे रखोगे बी की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, इंटरसेक्शन देखो, इनके इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो ध्यान से देखो, यहां पे लिख देते हैं, देखो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं देखना। कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन होगा, इसके ए केस हमने कौन सा माना है कि 4 नंबर 4 नंबर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसा केस है जहां पे 4 थर्ड पोजीशन पे आ रहा हो, 6 5 एंड 4। तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट हो गया, कॉमन हो गया, एक आउटपुट कॉमन हो गई, वो हो गया 6 4 एंड 5, है ना। तो कितनी हो गई, 1। तो आपके पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 1 बाई में 216। ये हो गया, ए इंटरसेक्शन बी की निकाल दी, और सॉरी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ना तो इसको पी लिख देते हैं, यहाँ पे बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। कितना हो गया, 6 बाई में दिस और 1 बाई में दिस। आपको निकालना क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी। तो सारा ये पहले रब कर देते हैं एक बारी, ये प्रोसीजर जो भी हमने किया, देखो नाउ अब यहां पे देखते हैं, देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आई है, 6 बाई में 216, और डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, सॉरी बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 6 बाई में 216। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखो बी की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो है 1 बाई में दिस, और इंटरसेक्शन आपके पास 1 बाई में 216 है। देखो इंटरसेक्शन को मैंने रख दिया 1 बाई में 216 होल डिवाइड बाय, और बी की प्रोबेबिलिटी 2 बाई में 216, तो ये कट हो जाएगा। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 1 बाई में 6 प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बी के चलते हुए। ठीक है, इस तरह का देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर है जी जिसके पास क्वेश्चन बैंक है, कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, है ना, और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आपके पास वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 2 लेवल के अंदर पड़े हैं, एक तो इजी लेवल है और एक टफ लेवल है, यानी कि डिफिकल्ट लेवल है। इजी जो ट्रू फॉल्स वाले हैं वो इसके पास 300 है, और डिफिकल्ट इसके पास 200 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो क्या कहना चाह रहा है, नाउ 500 200 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कितने हैं, 500 इजी है, उसके बाद 400 जो है वो डिफिकल्ट है। तो 400 हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट द रैंडम, अगर एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली, तो
एक क्वेश्चन जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन एंड दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम एक क्वेश्चन चूज करें कि वो इजी भी हो और साथ में मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी हो। तो यहाँ पे केस क्या चल रहा है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही है कि वो क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए, साथ ही साथ अगर वो मल्टीपल चॉइस है तो, है ना। तो ये चीज इजी होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मल्टीपल चॉइस हमें दे रखा है। देखो कैसे करते हैं नाउ यहाँ पे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन देखो मेरे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन यानी कि टोटल आउटपुट बोल सकते हैं। कितने क्वेश्चन है, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 900 प्लस दिस, तो 1400 टोटल मिलके क्वेश्चन बने हुए है ना। अब मैंने मान लिया कि ए मेरे पास एक इवेंट है कि क्वेश्चन जो है वो आपके पास इजी है। तो इजी क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं, 300 और 500। तो 300 प्लस में 500 जो हमारे पास हो गए वो इजी क्वेश्चन हो गए। तो इजी क्वेश्चन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि P ऑफ ए, P ऑफ ए कितना आ जाएगा 800 डिवाइड बाय में 1400, ये इजी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है ना। अब मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं। देखो मल्टीपल चॉइस हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक तो हमारे पास ये 500 है ना और ये 400। तो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एन ऑफ बी मैंने मान लिया कि बी मेरे पास इवेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने का, कितना हो जाएगा 900 यानी कि 400 प्लस में दिस, 1 सेकेंड, तो ये मेरे पास आ गया 900। अब ध्यान से देखना, ए मैंने एक इवेंट ले लिया कि जो हमारे पास क्या थे, इजी क्वेश्चन थे। वो इजी क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 800 है मेरे पास, है ना, वो इजी क्वेश्चन ये है। और बी मैंने इवेंट ले लिया कि जो वो हमारे पास क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस थे। दो केस हमें दे रखे हैं ना, एक तो मल्टीपल चॉइस का केस हमें ऐड करना है और एक इजी क्वेश्चन का केस ऐड करना है। अब देखो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ बी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगी 900 डिवाइड बाय 1400, ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पे, ये बी की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो देखो P ऑफ बी। अब यहाँ पे मैं केस काउंट कर रहा हूं कि कब कब कितने ऐसे चीज है जो कॉमन होंगे, कितने ऐसे क्वेश्चन है। अच्छा अगर हमने इजी क्वेश्चन लिए, इजी के अंदर ये दोनों आए, चाहे वो मल्टीपल था चाहे वो ट्रू फॉल्स था, है ना। अगर मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए तो उसके अंदर ये दोनों काउंट हुए, तब जाके 900 बना। तो कौन से ऐसे पोर्शन है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों इवेंट के बीच में कॉमन आ रहे हैं, वो है 500। तो 500 केस ऐसा हो गया जो दोनों के बीच में कॉमन है। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 500 डिवाइड बाय 1400। ये केस सबसे पहले समझ आया, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, बी की निकाल दी और उसके कॉमन पार्ट की निकाल दी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर यही आपका चलेगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पे एक इजी क्वेश्चन हो, गिवन दैट इट्स अ मल्टीपल क्वेश्चन। मल्टीपल आपको गिवन दे रखा है, हमें इजी बताना है। इजी की प्रोबेबिलिटी हम क्या लेके चले थे, इजी क्वेश्चन कौन से लेके चले थे, हमारे पास जो बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, यहाँ पे बी की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो आया था 900 डिवाइड बाय में 1400, ये आया था ना। और ए हमने केस माना था कि जो क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो इजी क्वेश्चन होंगे। तो हमें निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी बी के चलते हुए, है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी बी के चलते हुए का क्या मतलब है, सबसे पहले उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को रखो ऊपर, डिवाइड बाय में बी की प्रोबेबिलिटी को रखो नीचे। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 500 डिवाइड बाय में 1400 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 900 डिवाइड बाय में 1400। तो 1400 कट बाय 1400, आंसर कितना आ गया 5 बाय में 9 प्रोबेबिलिटी हो गई कि ए बाय में बी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट जो है जी, नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसी के ऊपर बेस्ड टॉपिक है। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये वही चीज है जो अभी हमने पढ़ी है। कैसे कि एन ऑफ ए बाय में बी अगर मुझे निकालना है तो क्या होगी, ए बाय में बी निकालना है तो एन ऑफ यानी कि पी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पी वर्ड लगाते हैं, एन यहाँ केस हो गया, एक सेकेंड। देखो तो यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं एन ऑफ
ए बाय में बी का मतलब क्या था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में एन ऑफ बी, यही था ना, यही हमने पढ़ा था। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि अगर आपको इनका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, बी के साथ में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो बी के चलते हुए। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पहले क्या होता था कि ये हमें गिवन होता था, ये हमें गिवन था, यानी कि ये हम निकालते थे और ये हम निकालते थे, और एन ऑफ ए बाई में बी हम आंसर निकाल देते थे। इस बार अगर मान लो इंटरसेक्शन निकालना हुआ तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतना छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। देखो नाउ इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 10 to 15 क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन डाउनलोड करके। देखो यहाँ पे अब बात करते हैं बायस थ्योरम की। बायस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बायस थ्योरम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कब लगती है, जब इवेंट बहुत सारे दे रखे हो। अभी हमारे पास क्या था, ए कोई इवेंट चल रहा है, ए के चलते बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। जब हमारे पास इवेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इवेंट भी 2 हो जाएंगे जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, पी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए बाय में ई और उनका नीचे समेशन। इसका एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा आपको उससे अच्छे से क्लियर होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं कि बायस थ्योरम कब यूज होती है, जब बहुत सारे इवेंट दे रखे हो, E1 E2 EN, बहुत सारे नॉन एमिटी इवेंट होंगे, तब समझ लो कि आपने बायस थ्योरम का यूज करना है। करना कैसे, मैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो यहाँ पे बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग है आपके पास बैग 1, इसका नाम रख देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बैग। तो पहला इवेंट हो गया मेरा E1, इसके अंदर कितनी बॉल है, 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो साइड में रख दिया मैंने। अगेन वो कह रहा है बैग 2 5 रेड बॉल 6 ब्लैक बॉल, तो E2 5 रेड बॉल प्लस में 6 जो है वो ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, इस दोनों में से किसी भी एक बैग में से एक रैंडमली बॉल निकाल ली। इट इज फाउंड टू बी रेड, और देख लिया कि वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देख लिया कि वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें क्या पता कि वो रेड बॉल कौन से बैग में से निकाली गई है। जब ऐसा केस अकर हो जाए कि आपको पता ही नहीं कौन से बैग में से निकाली गई है, कौन सा इवेंट हो रहा है, इवेंट हमारे पास फिक्स ही नहीं है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या चलता था, ए की प्रोबेबिलिटी निकालो बी के चलते हुए, बी की ए के चलते हुए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बैग 2 में से वो बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि बॉल जो है वो कौन से बैग में से निकल रही है। देखो यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे, जो 2 या 3 या 4 इवेंट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले 2 बैग है, उन 2 बैग में से हमें क्या पता कौन सा बैग चूज होगा, है ना। तो पहले बैग के चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे बैग में से चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। रीजन क्योंकि 2 बैग है, टोटल आउटकम 2 है और 1 हमारा फेवरेबल है। तो ई इवेंट होगा, E1 इवेंट होगा, मतलब पहला बैग से बॉल चूज की जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरे बैग में से बॉल चूज की जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब देखो दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है, बॉल होनी चाहिए रेड, है ना। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना। अगर बॉल रेड होती है, रेड का मैंने मान लिया R नाम दे दिया, रेड कब, जब वो पहले बैग में से निकाली जाएगी। R बाय में E1 का क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं यहां भी मैं, है ना। तो इसलिए ये टॉपिक कनेक्टेड है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेड बॉल निकले जब ई इवेंट हो चुका है। ई इवेंट होने का मतलब क्या है कि पहला बैग सिलेक्ट हो चुका है। तो पहले बैग के अंदर कितनी रेड है जी, 3 रेड है, टोटल कितनी है 7, तो 3 बाय में 7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल E2 के चलते हुए, अगर दूसरा बैग सिलेक्ट होता है तब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 है आपके पास, रेड बॉल टोटल कितनी है 11, तो 5 बाय में 11। बस इतना सा काम ध्यान रखना है। उसके बाद बायस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट इजी सी है। देखो आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि जो बॉल है वो दूसरे बैग में से निकले, यानी कि दूसरा इवेंट हो, जबकि पहला एक चीज हो चुकी है, और वो पहली क्या चीज हो चुकी है कि रेड बॉल तो निकल चुकी है। हमें E2 बाय में R निकालना है। ध्यान से समझो, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, पहले इवेंट की अलग, दूसरे, आप चाहे तो यहां लाइन लगा लो, है ना, पहले इवेंट की अलग दूसरे इवेंट की अलग निकाल दी। अब हमें ये निकालना है। अब ये जो मैं लिखने वाला हूं वो ध्यान से देखना। देखो P ऑफ E2 बाय में R निकालना है, यानी कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो आपका फेवरेबल होगा
उसकी मल्टीप्लीकेशन ऊपर रखोगे। E2 हमारा फेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये उसी फॉर्मूला के अंदर था इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन के बेस पे कराऊंगा मैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय में E2, मतलब जो हमें चाहिए है ना, E2 में से रेड बॉल निकलनी चाहिए हमें चाहिए, और नीचे सभी का सम करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय में E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R बाय में E1। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू कितनी है 1/2 अभी हमने निकाला, R बाय में E2 की प्रोबेबिलिटी 5/11 होल डिवाइड बाय E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 5/11 प्लस में E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू में R बाय में E1 यानी कि 3/7। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा काम है, कैलकुलेशन कर लेना। ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। एक व्यक्ति है जो 4 में से 3 टाइम जो है वो सच बोलता है। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट इट इज अ 6। उसने डाई थ्रो किया और रिपोर्ट कर दिया कि 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में 6 होगा। सबसे पहली चीज मैं अगर केस मान के चलूं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। एक डाई थ्रो किया गया तो 6 कितने टाइम आएगा, एक बार आएगा। 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि ई बार लगा सकते हैं आप, है ना, 1 में से माइनस कर दो। किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। ये तो हो गया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। अब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, क्योंकि 4 में से वो 3 टाइम सच बोलता है। उसके झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको भी 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस में 3/4, आंसर कितना आ गया 1/4, है ना। तो वो झूठ 1/4 बोलेगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि एक्चुअल में वो 6 हुआ, एक्चुअल में वो 6 होएगा, है ना। देखो हमें निकालना है कि एक्चुअल में 6 होएगा का क्या मतलब है कि हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय में जब दूसरा इवेंट हो चुका है। अब उसने सच बोला है या झूठ बोला है ये हमें नहीं पता, है ना। यानी कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब दूसरे पहले वाला इवेंट हो चुका है, यानी कि उसने बोल दिया, चाहे वो सच बोल दिया चाहे वो झूठ बोल दिया, और उसने रिपोर्ट किया था कि वो सच बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में 6 है, मतलब उसके यहां पे मैंने टी लिख दिया कि सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि ई इवेंट क्या है, एक्चुअल में 6 है और उसने सच बोला है, यानी कि उसके सच बोलने के बाद अब देखो क्या होएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पी ऑफ में ई, ये टी इवेंट कौन सा हो रहा है ई के होने के बाद, ये एफ इवेंट कौन सा हो रहा है ई के होने के बाद, ई इवेंट के ना होने के बाद। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे हमने बायस थ्योरम के अंदर पढ़ा, ये मैं ऊपर सीधा ही रख देता हूं। देखो एक सेकेंड, तो कैसे आंसर निकल सकता है इसका, देखो ऊपर जो हमने निकालना है उन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 1/6 इंटू में 3/4 ऊपर रख दिया, और बाय में मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन का टोटल, तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था 5/6 इंटू में 1/4, तो ये आ जाएगा 3/6 24, और ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 24, 3 प्लस में 5 8, तो 3/8 हमारे पास क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखो तो अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बेस्ड, दैट इज रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि x की वैल्यू जहां वेरी करे, ठीक है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन टॉपिक्स यहाँ बता रहा हूँ आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि आपके पास x की वैल्यू वेरी करती है। x एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, गिविंग द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल अलोंग विद द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी का आंसर भी बदलता जा रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन आए तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट पता कैसे चलेगा हमें। देखो फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स, 30 में से 6 डिफेक्टिव बल्ब है। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब ड्रॉन एट द रैंडम,
है ना, विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बल्ब उठाया, दूसरा वापस रख दिया, दूसरा उठाया, वापस रख दिया, तीसरा उठाया, वापस रख दिया, चौथा उठाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देखो कैसे, मैंने मान लिया कि हमें डिफेक्टिव बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन की बताना है ना, तो मैंने मान लिया कि x एक ऐसा इवेंट है जो आपको दिखा रहा है कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल होगा, कितने बल्ब्स को चूज किया गया, 4 बल्ब्स को चूज किया गया। हो सकता है उन चारों में से कोई डिफेक्टिव ना हो सकता है उन चारों में से एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है उन चारों में से 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है उन चारों में से चारों बल्ब डिफेक्टिव हो। इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू का वेरी होते जाना। देखो अगर कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आता, यहाँ पे अब मैं साइड में लिख रहा हूं 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं आपके पास 30 में से, तो डिफेक्टिव बल्ब के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 डिफेक्टिव बल्ब है तो 6 बाई में 30, डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, डिफेक्टिव बल्ब ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको 1 में से माइनस कर दो, 4/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बल्ब कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला बल्ब हमने निकाला वो भी डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। दूसरा निकाला, मल्टीपल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करनी है, दूसरा निकाला वो भी डिफेक्टिव नहीं था 4/5, तीसरा निकाला वो भी डिफेक्टिव नहीं था 4/5, चौथा निकाला वो भी डिफेक्टिव नहीं था 4/5। तो 16 इंटू 16 ये हो गया आंसर, 256 बाई में 625, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे केस बदल जाएगा, x की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि एक बल्ब डिफेक्टिव होगा। अच्छा मान लो मैं यहाँ पे ये सही ये लगा दूं कि मान लो एक बल्ब डिफेक्टिव है, यानी कि 1/5 उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी तीनों क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे। और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखी है, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5। तो दूसरा बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा, तीसरा बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव होगा, चौथा बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव होगा। क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। मैंने बोला कि यहाँ पे एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि पहला बल्ब डिफेक्टिव हो गया। अब आपको क्या पता कि पहला बल्ब भी डिफेक्टिव होगा, हो सकता है बल्ब दूसरा डिफेक्टिव हो, तो पहला बल्ब सही होगा तो 4/5, दूसरा डिफेक्टिव होगा तो 1/5, तीसरा सही होगा तो 4/5, चौथा सही होगा तो 4/5। हो सकता है तीसरा डिफेक्टिव हो तो यहाँ 1/5 आ जाएगा, हो सकता है चौथा डिफेक्टिव हो तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बनेगा, इन सभी की जब एडिशन कर दोगे, देखो ये बनेगा 1/5 और 4/5, 4 बार आना तो 1/5 इंटू 4/5, 3 बार आना था, हो तो 4 बार ऐड रही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2 बल्ब डिफेक्टिव है, क्या हो सकता है, मान लो 1 2 3 4, हो सकता है पहले 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है दूसरा तीसरा बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है तीसरा चौथा बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है पहला तीसरा बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है दूसरा चौथा बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है पहला चौथा बल्ब डिफेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो 6 केस हमारे पास हो गए, है ना। तो इसको जैसे वहां पे 4 केस बन रहे थे, वहां पे 4 केस कौन से थे, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। 4 केस देखो 1 2 3 4, एक डिफेक्टिव था, हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो सकता है दूसरा हो सकता है तीसरा हो सकता है चौथा हो, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा भी आइडिया आप ले सकते हो। नाउ 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कितने डिफेक्टिव बल्ब है, 1/5 की पावर 2 हो जाएगी, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 4/5 की पावर भी 2 हो गई, तो इसका आंसर निकल जाएगा यही। अच्छा 3 का मतलब क्या है कि 3 बल्ब हो जाएंगे। अभी भी इसके केस निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 मैंने लिख दिया, मान लो 1 2 3 4, 4 बल्ब है, 3 बल्ब डिफेक्टिव है, हो सकता है पहला दूसरा तीसरा डिफेक्टिव हो, दूसरा तीसरा चौथा डिफेक्टिव हो, और पहला तीसरा और चौथा डिफेक्टिव हो। क्या इसके अलावा कोई केस रह गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, हो सकता है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ डिफेक्टिव हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आ गया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आ गया, थर्ड फोर्थ एंड 1 आ गया, है ना, थर्ड, ये सारे केस हो गए। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, वापिस से 6 केस आ गए। तो 6 इंटू में 3 हमारे पास डिफेक्टिव है, यानी कि 1/5 की पावर 3, और एक नॉन डिफेक्टिव है यानी कि 4/5। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो एक्चुअली में कैसे बनता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कि आप x की वैल्यू लिखोगे, है ना, ये x है और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। 1 सेकेंड, तो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास 0 हो सकता था, x हमारे पास 1 हो सकता था, 2 हो सकता था और 3 हो सकता था।
अच्छा एक केस और रह गया भाई, x हमारे पास 4 होगा कि चारों बल्ब डिफेक्टिव होंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 4। चारों के चारों बल्ब डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है, पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव, यानी कि 1/5 की पावर 4। तो इसका आंसर क्या होएगा, जीरो वाले का आंसर जो प्रोबेबिलिटी का आंसर निकला ये वाला, उसको यहां रख देना, दूसरा आंसर यहां रख देना, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, कि जीरो पे आंसर क्या आया, 1 पे क्या आया, 2 पे क्या आया, 3 पे क्या आया और 4 पे क्या आया, है ना। लेकिन आपको तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये चीज है आपके पास, इस तरीके से रैंडम वेरिएबल के जो है क्वेश्चन हैंडल करने हैं आपने। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल और ले रहा हूं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसने दे रखी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हमें गिवन है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी जितनी मर्जी बार आए उन सबकी एडिशन क्या होगी, k1 होगी, तो k प्लस में 2k प्लस में 2k प्लस में 2k प्लस में 3k और प्लस में k स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर प्लस में 7k स्क्वायर प्लस k, तो सभी को ऐड करो, आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, ये 2k मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 1 टाइम है, ये नहीं है मान लो, ठीक है, 0 प्लस में सारों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा, तो इक्वल टू 1 रख दिया, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, ये हो गया 10k स्क्वायर प्लस में k प्लस 2k 5 3 8 प्लस में 1 9k, 1 यहाँ के नेगेटिव हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 10k स्क्वायर, इसको लिख दिया 10k माइनस में k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 10 कॉमन ले लो, k कॉमन ले लो, बचेगा k ओनली प्लस में 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक k का आंसर यहाँ से आ रहा है माइनस का 1 और एक k का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक k का आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस का 1 और एक आ रहा है 1/10 यहाँ से। क्या प्रोबेबिलिटी कभी -1 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कभी -1 नहीं हो सकती, मतलब रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो गया, 1/10। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है पहले रैंडम वेरिएबल का। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आंसर क्या निकल गया, k की वैल्यू क्या निकल गई, 1/10। उसके बाद वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालो जब x लेस देन 3 है। तो x लेस देन 3 होने का मतलब क्या है, या तो x 0 होगा या x 1 होगा या x 2 होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, 1 पे प्रोबेबिलिटी k है और 2 पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 2k है, तो 3 के आंसर आ गया और k की वैल्यू कितनी है, 1/10, तो 3/10 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें बोल रहा है यहां पे x ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, तो p ऑफ x ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है, x क्या हो सकता है, सिर्फ 7 हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, और 7 पे आंसर कितना है, 7k स्क्वायर प्लस में k की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली 1/10, तो 7/100 हो गया और ये 1/10 हो गया, 100 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 10, यानी कि आंसर आ गया 17/100, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी जो है हमें निकालनी है, x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई करेगी, तो 0 से बड़ी या तो x1 हो सकता है प्लस में या x2 हो सकता है, तो 1 वाले का आंसर कितना है, k, और 2 वाले का 2k, तो k प्लस में 2k कितना हो गया, 3k, k की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1/10, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 3/10। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे, यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी एंड है। लेवल 1 जिसने नहीं देखा है वो मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर छोड़ दूंगा, और इस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, जो इसी टाइप के क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बन सकते हैं, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक छोड़ दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।